नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। साथ ही साथ दल बदल का खेल भी अब तेजी से शुरू हो गया है। चुनावी शंखनाद से पहले जहां नेता पार्टियों की अदला बदली कर रहे थे, तो वहीं अधिसूचना जारी होने के बाद 3 दिन बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वह अब साइकिल पर सवार होंगे। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें वह स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं और उन्होंने लिखा है कि सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान और अभिनंदन है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा और उनके साइकिल पर सवार होने से सपा को कितना फायदा होगा। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी के कई और विधायक भी सपा में शामिल होंगे। मुद्दा बड़ा है, लिहाजा सत्ता का संग्राम में आज चर्चा इसी को लेकर होगी, दल बदल का खेल। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही दल बदल का खेल शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके साथ तस्वीर ट्वीट की है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के भविष्य का रास्ता भी स्पष्ट हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्वामी प्रसाद के साथ साथ मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी को अलविदा कहकर सपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थक कुछ और विधायक भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। इस ताजा घटनाक्रम के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी हाईकमान सख्ते में होगा। लेकिन यह अलग बात है कि फिलहाल मामले में दिग्गज नेता अभी शांत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, बात करो ना, क्या दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप करेंगे बात बेटी और बेटे की नहीं, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीढ़ी के तो स्वामी प्रसाद ने जो कुछ कहा है, क्या वही योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का बड़ा कारण है या असल वजह कुछ और है? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साइकिल पर सवार होने से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं। जिसके हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन झा जी हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, माफ करिएगा। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता मुलायम यादव जी हैं। मुलायम जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मिराज वली हैं। मिराज जी, आपका भी स्वागत है। आप प्रवक्ता प्रतिपाल सिंह जी हैं। प्रतिपाल जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। दुबे जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम चलते हैं कृष्ण मोहन पांडे जी के पास, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ। पांडे जी, जो भी घटनाक्रम हुआ है इसको आप क्या कहेंगे? जब आपने बसपा से बीजेपी में उनको शामिल किया था तब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब कैसे लग रहे हैं? नायक से खलनायक हो गए क्या? भारतीय जनता पार्टी जी में जो भी लोग हैं, जो भी नेता हैं, उनका सम्मान है और जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता का सम्मान होता है वैसे सम्मान है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है तो वो हमारे सहयोगी रहे, हमारे साथी हैं और उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपना स्पष्ट किया। उस पर शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व उनके साथ संपर्क में है और देखते हैं कि क्या
जो उनके दो आरोप लगाए गए वो सही है, तो उस पर आगे की व्यवस्थाओं को तय करते हुए हम शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी मतलब आपको इंतजार है, आप कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व उनसे बात करेगा, जिनके कारण पूरी इस समय चुनावी माहौल आपका खराब हो गया। बीजेपी अभी तो 1-1.5 महीने बाद चुनाव हैं, अभी भी उनको आप बात करके वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, मनाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मात्र इस्तीफा दिया है। ये किस पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी में उन्होंने कोई अपना ऐसी कोई व्यवस्था तय नहीं की है। और यदि वो तय भी करते हैं तो ये हमारा सिर्फ नेतृत्व का काम है, वो तय करेगा कि इससे क्या करना है, किस तरह से इस पे आगे बढ़ना है। नहीं, किस तरह आगे बढ़ना, हम तो आपसे सवाल, आप प्रवक्ता, मैं सवाल कर रहा हूं कि इससे बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है चुनाव के दौरान। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही विकास के मुद्दों पर बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव एक सिद्धांतों की बात करती है, एक संगठनात्मक ढांचा और उसको आगे लेके चल के समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे विकास होगा उस पर बात करती है। और समाज, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास 5 वर्षों में जो विकास किया उसी विकास को लेकर जनता के बीच में जाएगी। झटका देना होगा तो जनता देगी, और अगर स्वीकार करना होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़ जनता स्वीकार करेगी। ये कोई व्यक्ति विशेष या कोई एक संगठन का कार्यकर्ता नहीं तय कर सकता। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी किसको झटका मिलेगा, किसको ताज मिलेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस व्यवस्थाओं को देख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही विकासवादी व्यवस्था में आगे बढ़ती है। हम विकास के व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए और जितना बेहतर हम विकास किए वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता में आशीर्वाद देगी। चलिए झा साहब, बहुत अच्छी बात कही, विकास की बात आपने अच्छी कह दी, इसीलिए मैं विकास की बात कर लेता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफा में क्या लिखा है आपको मालूम होगा? नहीं हो तो मैं आपको एक बार फिर ट्वीट दिखाऊं उनका। उन्होंने इस्तीफा जो दिया है उस पर क्या लिखा है, आपने देखा है क्या? जी बिल्कुल हमने देखा है, और उस पर हम भारतीय जनता पार्टी अपना उसमें मंथन कर रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया, क्योंकि 5 वर्षों में उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन अब आज ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है। उन्होंने लिखा है न बेरोजगारों के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, और आप विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और अच्छे लंबे दिनों का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। यदि ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उनका क्या मंतव्य है ये तो वही जानते हैं, परंतु अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास हुआ है यह व्यक्ति विशेष को बताने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह देख रही है कि यह उत्तर प्रदेश है जो भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश था। यहाँ पे बीमारू राज्य था, जहां पे कि रोजगार नहीं आते थे, यहाँ पे दिन में बेटियां उठा ली जाती थी, यहाँ पर दंगों का 700 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। आज वही उत्तर प्रदेश है जो विकास की एक नई गाथा लिख रहा है, जो एक नई परिपाटी तैयार कर रहा है, और यही उत्तर प्रदेश है जहां पे कि 13 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 44 मेडिकल कॉलेज है। आज वही उत्तर प्रदेश है जिसका इकोनॉमी 2 लाख करोड़ हुआ करती थी, आज के समय में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 6 लाख करोड़ है, जिसमें 3 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट, 3 लाख करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट आकर उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई परिपाटी लिख रहा है, एक नई स्वर्णिम भविष्य लिख रहा है उत्तर प्रदेश का। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। आने वाले 10 मार्च को पुनः अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार सरकार में देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। सवाल हमारे कुछ और होते हैं पांडे जी, निश्चित तौर पर आप कुशल प्रवक्ता हैं और आप मुद्दा कहीं और ले जाते हैं। हालांकि कुशल प्रवक्ता की ये निशानी होती है, निश्चित तौर पे हम सपा नेता के पास चलेंगे, लेकिन एक सवाल और हमारा आपसे है पांडे जी, धीरे से। सवाल इस बात का है कि जो हमने राजनीतिक हलकों पिछले 2-3 महीने में मैंने देखा है, सुना है, उसमें यह था कि आप लोग 100 बड़े नेता बीजेपी, सपा के हो, बसपा के हो, कांग्रेस के हो, उनको तोड़ करके आप बीजेपी में शामिल करेंगे, ये मुहिम चलाई गई थी। लेकिन हो रहा उल्टा। अगर देखें तो आपके ही राकेश राठौर जी टूट के चले गए, आपने कांग्रेस के एक विधायक को तोड़ा, पिछले दरवाजे से आने वाले जो विधायक हैं विधान परिषद वाले, उनके जरूर सपा के आपने 4 को तोड़ा है, लेकिन वो उल्टा गया। अभी हालांकि वो सपा में नहीं गए हैं मौर्य जी, लेकिन आपके लोग ज्यादा टूट के जा रहे हैं। ये इशारा इस बात का करता है कि अंदर अंदर कहीं लीडरशिप से असंतोष था। जो आपके मंत्री थे, विधायक थे जो टूट रहे हैं, उनको असंतोष था। विकास की आप बात करें, चलिए एक तरफ मुद्दा है, इस असंतोष को एक आपकी जो पार्टी कहते हैं लौह कवच वाली पार्टी है,
लौह कवच कैडर बेस्ड पार्टी है, उससे विधायकों का टूटना यह दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पे नहीं चल रही है। आपने पार्टी को बड़ा बनाने के लिए दूसरे के विचारों को आत्मसात करना आपने शुरू कर दिया है, न कि दूसरों ने। यही स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी से आप लाए थे, वो आपके विचार के नहीं थे, आपके विचार से टूट गए। पांडे जी मेरी आवाज आ रही? पांडे जी मेरी आवाज आ रही है आपकी? चलिए अब आ रही है जी। पांडे जी, आपकी पार्टी लॉ कवच वाली पार्टी कही जाती थी, कैडर बेस वाली पार्टी कही जाती थी, और वो इसलिए कि आप पहले अपने रीति नीति सिद्धांतों विचारों में किसी को ढालते थे, फिर उसको सक्रिय सदस्यता देते थे, सक्रिय सदस्यता के बाद फिर उसको पद और दूसरे और काम देते थे। आज आपने अपनी पार्टी को बड़ी बनाने के लिए दूसरों के पार्टियों को के विचारों को आत्मसात करना चालू कर दिया है। इसी का नतीजा है ये। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल पहले आप लाए थे, वो बीएसपी से आए थे, वो आपके विचारों में नहीं थे, इसलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। और आप 100 उनके लोगों को, बड़े नेताओं को तोड़ रहे थे दूसरों के, आपके उल्टा टूट रहे हैं। पिछले दरवाजे से आए सपा के 4 नेता जरूर आए हैं, बाकी आपके विधायक पहले ही एक टूट चुके हैं, अभी और लंबी लाइन लगी है। अभी एक मैं पुनः आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं आपसे आपकी बात पे आता हूं। आपने कहा कि तोड़ के ला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को तोड़ने जोड़ने का कार्य नहीं करती है। पांडे जी थोड़ा सा रोकूंगा आपको। पांडे जी थोड़ा सा रोकूंगा। आपके यहाँ पे टीवी चल रही है, उसकी आवाज बंद कर दीजिए, नहीं तो आवाज गूंज रही है, हमें भी गूंजेगी, आपको भी गूंजेगी। शायद संभवतः टीवी चल रही है आपके यहाँ पे, उसके वॉल्यूम धीमे करवा दीजिए कृपया। जी बोलिए आप। प्रयोग किया कि तोड़ना चाहते थे, तोड़ के 100 विधायकों को लाना चाहते थे। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी तोड़ने और जोड़ने में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने सिद्धांतों की बात करती है, और हमारे सिद्धांत को जो आत्मसात करता है, जो हमारे सिद्धांत को हमारे सिद्धांत से ओतप्रोत होकर हमारे संगठन से जुड़ता है, हम उसको नए नए दायित्व के साथ समाज में एक बड़ी परिकल्पना के साथ समाज के बेहतर हित के लिए और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए हम सदैव लगे रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अपने स्थापना काल से लेकर आज तक एक ही कार्य हुआ है, जनहित, जो समाज का अंतिम व्यक्ति हो, समाज का अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो, अंत्योदय की परिपाटी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत अंत्योदय को लेकर हम चलते हैं। रही बात हमारे कुछ विधायकों के जाने का, हाँ है, कुछ लोग असंतुष्ट होते, बड़ा दल है तो कुछ लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, हर व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने सिद्धांत से समझौता किया जाए। हो सकता है कि कुछ लोग हमसे गए हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग, जयंत जी के लोग और सुभाषपा के लोग, कई ऐसे लोग जो संपर्क में है, परंतु हमारे विचारधारा से मेल उनके नहीं खाते हैं, हमारी विचारधारा से उनके बहुत नजदीकी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करा रही है उन लोगों को। परंतु आज की देश में कल से आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो गठबंधन के लोग हैं, जो जयंत जी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के कैसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। चलिए अब आप रास्ते में आ गए हैं निश्चित तौर पर। हमारे साथ सपा नेता मुलायम जी हैं। मुलायम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सपा बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत आपके सारे प्रवक्ता, सारे नेता दम भर रहे हैं कि हम तो अपने बम्पर मेजॉरिटी के साथ सरकार आए, हम आ रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। फिर अगर स्वामी प्रसाद जी ने इस्तीफा दिया तो उसके तुरंत बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को ये ट्वीट करके क्यों कहना पड़ रहा है कि आपका स्वागत है, अभिनंदन है, लोकप्रिय नेता हैं? अरे आप वो जब कहते कि मैं आना चाहता हूं तब की बात अलग है, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया और आपने स्वागत कर दिया सीधे सीधे। तो जब आप खुद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ रहे थे तो क्यों लेने की जरूरत पड़ी है? अरे कल वो बसपा से भाजपा में गए, भाजपा से आप क्या आएंगे, कल और कहीं चले जाएंगे, तो ऐसे नेता को लेने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है मुलायम जी? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बीजेपी छोड़कर आए हैं और लगातार वो, जैसा आप देख रहे थे कि लगातार लोग कह रहे थे जो भी पिछड़े दलित
अल्पसंख्यक समाज के लोग वहां हैं, उनके दम घुट रहे थे। मुलायम जी, कहीं ना कहीं मुलायम जी अभी वो आए नहीं हैं, कर रही थी, अभी आए नहीं हैं, वो अभी आए नहीं हैं, बिल्कुल। अभी आपको ज्वाइन नहीं किया है, अभी सिर्फ बीजेपी छोड़ा है उन्होंने। आधिकारिक तौर पर जल्दी आपको घोषणा हो जाएगी जी। नहीं, आप देखिए, आप जो जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं उस ट्वीट को जरा पढ़िए। जी। स्वागत अभिनंदन कब किया जाता है? जब कोई हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो आप उस ट्वीट को जरा ध्यान से पढ़िए। अरे हमने ध्यान से पढ़ा है, आधिकारिक घोषणा के बाद लिखना था उनको, आधिकारिक घोषणा के बाद ट्वीट होना था, स्वागत वंदन अभिनंदन। वो आपको जल्द हो जाएगा अगर मुलाकात, देखिए अगर आज वो मिले हैं तो उनकी जल्द ही ज्वाइनिंग आपको दिख जाएगी, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि बीजेपी के कम से कम 150 से 200 विधायक टूट रहे हैं, और जो ये लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क बना रहे हैं कि हमको भी पार्टी में शामिल कर लीजिए। जी। और देखिए जो बात है, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें, लंबी लंबी बातें, लक्ष्यदार बातें कही है, ठीक है। बीमारू राज्य की, जिस बीमारू राज्य की बात कर रहे हैं, ये आपने देखा है कि कानपुर से लेके गाजीपुर तक गंगा के किनारे क्या हालात थे, लाशें बह रही थी, गंगा मैया याद कर रही थी, तब भाजपा के प्रवक्ता कहां थे? जिस जीडीपी और जिस इकोनॉमी की ये बात करते हैं, जब जीडीपी भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की जीडीपी माइनस में चली गई, प्रदेश के भी मुख्यमंत्री इनके थे और भारत के भी प्रधानमंत्री इनके और प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके, उसके बाद ये बात करते हैं। मुलायम जी आप दल बदल पे बात कर लें, मुलायम जी दल बदल पे बात कर लें, राष्ट्रीय मुद्दे पे बात नहीं है। जीडीपी, हालांकि कोरोना जैसी महामारी शताब्दी में एक बार आती है, 100 साल में, अपन दल बदल की बात कर लें। क्या आपके दल में, आपके सिद्धांतों में, आपके नेताजी के जो सिद्धांत हैं उनको मानने वालों में कमी है क्या? जो आप बोल रहे हैं कि स्वागत आ गए, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, क्यों ले रहे हैं आप दूसरे पार्टी के नेताओं को? देखिए, जो ये समाजवादी पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, और जो भी आना चाहता है उसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे, मैंने कहा ना 150 से 200 की लिस्ट है इनके विधायकों की, लेकिन हर किसी को समाजवादी पार्टी शामिल नहीं करा रही है, इस बात को भी आप समझिए। स्वामी प्रसाद जी में क्या देखा कि आप, स्वामी प्रसाद जी में क्या देखा आपने? हमारे नेता लेंगे। स्वामी प्रसाद जी में ऐसा क्या देखा आपने? कहा कि बहुतों में देखिए लगातार, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बहुत पुराने धुरंधर हैं और उत्तर प्रदेश राजनीति में वो लगातार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। एक बड़ा चेहरा है कुशवाहा समाज के, वो एक मौर्य समाज के बड़े नेता है। जिस मौर्य समाज को दिखाकर 2017 में छल कपट किया, उनके चेहरे को आगे करके भाजपा ने जिस तरह समाज को छल कपट करके सरकार बनाई थी, अब आप देखेंगे वही समाज इनको सबसे ज्यादा किनारे करने का काम करेगी। मतलब मुलायम जी जो छल कपट उन्होंने बसपा के साथ किया स्वामी जी ने, अब भाजपा के साथ छल कपट कर रहे हैं स्वामी जी, उन्हीं को आप कह रहे हैं कि इन्होंने छल कपट किया उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, देखिए नहीं, बसपा के साथ क्या था छल कपट, ये नहीं, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ जो छल कपट किया है वो उससे नाराज होकर, ठीक है। तो आप देखें, आपने देखा होगा इस कदर बेइज्जत पिछड़ों की बेइज्जती का कदर आप देखिए कि मंच से उनकी बेटी की माइक छीन ली जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है, जो एक सांसद है जी। तो पिछड़ों का कहीं ना कहीं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती, ना की है ना करेगी। मतलब वो उदाहरण में देखिए, जब आचार संहिता लग गई तब उनको दिया जाता है, तब उन्हें पिछड़ों की चिंता हो गई। आचार संहिता लगी तो पिछड़ों की चिंता हो गई। 5 साल मंत्री रहे तब नहीं चिंता हुई, 5 साल बसपा में मंत्री रहे तो नहीं चिंता हुई। ओम प्रकाश राजभर जी तो मंत्री पद छोड़ के आए थे, आप उन पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन पे उस दिन चर्चा कर ली थी, चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वो छोड़ के आए थे उस दिन चर्चा कर ली थी। सरकार में मंत्री रहे, छोड़ के चले आए। मुलायम जी उन पे उस दिन चर्चा कर ली थी जिस दिन छोड़ा था। कहीं ना कहीं लगातार देखिए, जो भी पिछड़े नेता है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी पिछड़े समाज के नेता हैं, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर जो भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। चलिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला मुद्दा है यहाँ पे। विराज जी आप हैं हमारे साथ है, आप तो अपने मुद्दे में कायम रहिए। वैसे आपके यहाँ भी कुछ ऑफर आ रहे हैं क्या कि हम आना चाहते हैं कांग्रेस में, या कांग्रेस के ही केवल जा रहे हैं?
त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा आदाब, नमस्कार और सलाम। जी देखिए, आपने अभी मुझसे पूछा कि आपके यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। सिर्फ आज का मुद्दा है स्वामी प्रसाद मौर्य, जी जिस पे आप चर्चा कर रहे थे, जी 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 और आज का डिबेट का मुख्य मुद्दा वही है। हाँ मेरे हाँ ख्याल से उसी पर चर्चा करनी चाहिए। नहीं हमने स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, के चर्चा उसी पे स्वागत- है मिराज जी, चर्चा आपने भी देखा उसी पे कर रहा हूँ कि जी। भाजपा से कुछ जा रहे हैं, कुछ सपा से जा रहे हैं। हमने कहा कांग्रेस से अदिति सिंह पहले चली गई थी, तो क्या अभी आपके यहाँ भी बीजेपी और सपा से कोई आने का ऑफर दे रहा है कि मैं आना चाहता हूं? मैंने इसलिए, चूंकि आज का मुद्दा है दल बदल का खेल, स्वामी प्रसाद जी नहीं है आज के मुद्दे, दल बदल का खेल मुद्दा है। जी हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी अगर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ये हमारा वरिष्ठ नेता है, वो तय करेंगे। इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जी मगर हम लोग पिछले काफी वक्त से अपने कैडर की ट्रेनिंग में और अपने कैडर को बनाने में लगे हुए हैं। कल भी प्रियंका जी ने एक अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि हमारा मकसद इस वक्त, आज ये जो चर्चा हो रही है ना दल बदल की, जी हमारी पार्टी इन सब मुद्दों से हट के चाहती है कि चुनाव में मुद्दा बने जो दब जाते हैं, वो है बेरोजगारी की, कानून व्यवस्था की, स्वास्थ्य की और इस तरह की तमाम अलग अलग इलाकों की अलग अलग जो समस्याएं हैं, वो मुद्दे छूट कर और फिर हम चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है इन्हीं मुद्दों में उलझ के रह जा रहे हैं कि दल बदल का कानून, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए और वो भाजपा छोड़ के आए, सपा में चले गए, बसपा छोड़ के आए थे, भाजपा में चले गए थे। इन लोगों का ना कोई किरदार है और ना कोई इनकी जो आइडियोलॉजी है वो जी। कुछ नहीं है। जी ये अभी अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट करके उनका साधुवाद किया है, उससे पहले मैं समाजवादी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के प्रवक्ता से खासतौर से ये पूछना चाहता हूँ जी कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका वो बयान भी याद कर लीजिए। अभी ये बड़ा अल्पसंख्यकों को जोड़ के कह रहे थे कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का वो एक बयान कि मुसलमान हवस मिटाने के लिए ज्यादा शादियां करते हैं, जी इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी मंगवाएंगे अल्पसंख्यकों से, बिल्कुल या स्वामी प्रसाद मौर्य खुद माफी मांगेंगे कि जो उन्होंने ये बयान दिया था? जी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इसी जी। समाजवादी पार्टी को जब जरूरत पड़ती है ये कल्याण सिंह जी को ले आती है जी और ये साक्षी महाराज को राज्यसभा भेज देती है जी और फिर बातें करते हैं ये अल्पसंख्यकों के हितैषी होने की। अगर अल्पसंख्यकों के हितैषी थे तो इनके जो अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा चेहरा है आजम खान, उनके लिए इन लोगों ने क्या किया? जी ये समाजवादी पार्टी ये मुसलमानों का शोषण करके, उनका दुरुपयोग करके, उनके वोट को खरीद करके एकदम उसने वोट बैंक बना रखा है। 2012 से 2017 तक विराट जी, आजम खान जी ही एक तरह से डमी मुख्यमंत्री के रूप में थे। मुख्यमंत्री तो नहीं थे लेकिन वो उनका पूरा नंबर 1 मिनिस्टर थे। आपने कहा आजम खान जी के लिए क्या किया? ये आजम खान जब जेल में है तब क्या किया? इनके संगठन ने, इनके नेता ने, इनके कितने नेता सड़कों पे उतरे, कौन सा आंदोलन किया? आजम खान की रिहाई के लिए इन लोगों ने क्या किया? अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। अब जब चुनाव आ गया तब इनको अल्पसंख्यक याद आ रहा है। वो तो इसी अल्पसंख्यक कानून समाज अपना के काम लिए- कर रहा है, उसमें सपा पार्टी क्या करेगी? कानून अपना काम कर रहा है, कानून के दायरे में है वो। कानून के दायरे में अलग बात है, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं। जी संगठन अपनी बात तो रख सकता है। जी अखिलेश यादव अपनी बात तो कर सकते हैं, जी अपना विरोध तो दर्ज करा सकते हैं। जी अल्पसंख्यकों के लिए इतना बेहुदा बयान देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जी। इस पर क्या माफी मंगवाएंगे अखिलेश यादव? चलिए या इनके ये जो प्रवक्ता बैठे, जी ये बार बार मैं इसको दोहराऊंगा, जी। उनके इस बयान को मैं बार बार हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे ले जाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो दिया था, और अभी आप चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कह रहे थे कि आपकी पार्टी बड़ी कैडर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी कैडर की पार्टी नहीं रही है। ये दूसरों के नेताओं को तोड़ के, मौर्य जी जो आए थे
वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के नेता नहीं थे, बसपा से आए थे। हाँ। और इन्होंने मौर्याओं के नाम पर चुनाव लड़ा था पिछला 2017 का, और उसके बाद ठाकुर अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या कोई कैडर की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। क्या क्या बना ये दिया, फिर से बोलेंगे मिराज जी, क्या बना दिया? मौर्य पिछड़े समाज के लोगों के नाम पर, उनके वोट के नाम पर चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, जी बैकवर्ड्स के नाम पर जी। और उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया ठाकुर अजय सिंह बिष्ट को। जी नहीं बनाया। जी जी जी। चलिए हम मिराज जी आपका सवाल का उत्तर ले लेंगे, हमें सपा नेता मुलायम जी है, लेकिन हमारे साथ प्रीतपाल जी हैं। प्रीतपाल जी, सबके बड़े बड़े जो दल वहां है उत्तर प्रदेश के, आप भी बहुत बड़े दल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। इन सब के बीच में स्वामी प्रसाद जी का इधर जाना और कुछ उनके विधायकों का उधर जाना, इन सब के बीच में आप पार्टी को क्या फायदा होना है? आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है जी। आपको पता होगा 2013 में भी अगर हम लोगों को कांग्रेस का समर्थन मिला था तो हम लोगों ने ये जो समर्थन लिया था वो अपने शर्तों पे लिया था, और 49 दिन के बाद जब देखा वो शर्तों से भटके तो हम लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया, कुर्सी को लात मार दिया। हम लोग की पार्टी कुर्सी से ज्यादा भरोसा नहीं रखती है, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन पर भरोसा रखते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर ये अभी आपने देखा ये ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत से आपको बदलाव देखेंगे। 3 विधायक भी भाजपा के अभी सपा में जाने जा रहे हैं, कोई यहाँ से वहां जाएगा, कोई वहां से यहाँ जाएगा। मगर इसमें उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ खड़ी है? उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 2017 में वोट दिया था, जिस बात से वोट दिया था, वो तो जल्दी गई, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला जी। इंजन में अगर ड्राइवर बदल दे और डब्बों में गंदगी हो, टॉयलेट बदबू आ रही हो, बदबू आ रही हो, बैटरी की सीटें सब फटी हो, तो वो बात तो नहीं होगी। इंजन का ड्राइवर हमने चेंज कर दिया, मगर व्यवस्था को चेंज नहीं किया, व्यवस्था चेंज नहीं होनी जा रही है, तो इधर के ऊपर उधर के इधर होने जा। आम आदमी पार्टी इन सब चीजों से परे है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रोजगार व समन्वय मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ये बहुत बड़ा मंथन करने की बात है योगी आदित्यनाथ जी को। ये कहते हैं कि हमने रोजगार 4.5 लाख लोगों को दिया, जबकि 70 लाख रोजगार देने का इन्होंने मैनिफेस्टो में अपना 2017 में रखा था। अगर 4.5 लाख लोगों को वो रोजगार मिला तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो रोजगार व समन्वय मंत्री है, वो अपना समन्वय क्यों छोड़कर दूसरी पार्टी की ओर जाने के लिए तैयार हो गए? ये तो साफ साबित हो गया। जो 69,000 भर्तियां थी जिनके अभ्यर्थी आज इनको गार्डन पर और सड़कों पर लाठी डंडा काट के अपने सर तोड़वा रहे हैं, उनके साथ ये समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी कोई भी न्याय नहीं किया, जैसे पिछली सरकारों ने न्याय के साथ नहीं किया। 14 बड़ी भर्तियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के समय में हुई है, जिसमें आज तक अभ्यर्थियों की उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे पाई ये योगी आदित्यनाथ। कहीं ना कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये हम लोग इसी को ही खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है कि ये सब जो लोगों ने बंदर बाट बना रखा था, वो गोल बना रखे थे कि एक बार हमारे तरफ आ जाना, एक तरफ हम तुम्हारे तरफ चले जाएंगे, ये साफ साबित होता है। और उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर चंद पार्टियां जो और लड़ रही है, जैसे कांग्रेस है जी। कांग्रेस तो वोट कटुआ पार्टी साबित हो रही है। अगर पिछले कई चुनाव, कर्नाटक का चुनाव ले लीजिए, गोवा का चुनाव ले लीजिए, आप कई जगहों पे एमपी का चुनाव ले लीजिए, ये जनता ने इनको वोट दिया। अगर ये सत्ता लेके चले गए, भाजपा से वोट गए, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सावधान है इनसे। वो समझ सकती है कि वोट कटुआ पार्टी कांग्रेस है, बाकी बीएसपी, इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कई बार मौका दिया, एक बार भी 4 बार मौका दिया जी। तो उन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया। बिजली का इसको चुराकर सपा, प्रीतपाल जी वो वोट कटवा पार्टी है, समझदार है ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। प्रीतपाल जी, अगर कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है, आप भी वहां पहुंच गए तो क्या आप सरकार बना रहे हैं? आप अगर सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग पंजाब में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो पंजाब में हमारी सरकार बन रही है। आपके चैनल के माध्यम से देश के जितने चैनल है
सभी और वहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वादा रखती है। प्रिंसिपाल जी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। आपने उनको उत्तर प्रदेश वोट कटवा पार्टी कहा है। हम लोग अपनी योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश की धरती पे आ रहे हैं। जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की धरती पर आने से पहले जो दिल्ली में हम लोगों ने जो जो काम किए हैं, करके दिखाए हैं, और सफल प्रयोग हम लोगों ने लगातार 5 साल करके दिखाया, 1 साल और हम लोग का ऐड हो गया है। जो काम हम लोगों ने दिल्ली की जनता के लिए किए हैं, वो हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर लेके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो अभ्यर्थी है, जो युवा है, जिनको नौकरियां नहीं मिली है, वो आम आदमी पार्टी को और देख रही है कि आम आदमी पार्टी आके हमें यहाँ पे नौकरी, हमें न्याय दिलाएगी। लेकिन राजनीतिक समीकरण तो ये कह रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण तो ये कह रहे हैं कि आप भी वोट काटने वाले हैं। अगर आप प्रधानी चुनाव में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की धरती पर हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में माना नहीं जाता था कि आम आदमी पार्टी है ही नहीं वहां पे। वहां पे 40 लाख वोट लेके हम लोग आए। राष्ट्रीय हमारे ग्राम प्रधान हमारे सदस्य है। नगर निगम का उससे पहले हम लोगों ने चुनाव लिया, जिसमें 53 नगर निगम सदस्य हमारे हैं, नगर निगम के लोग हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर तो हम लोगों ने पहले ही चोट कर रखी है। अब तो ये हम लोग नया प्रयोग कर रहे हैं, विकल्प के रूप में अपने आप को खड़ा करने जा रहे हैं जी। तो विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आ रही है। लोगों को समझ में आने लगा कि सभी पार्टियों में सेम लग रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जैसे लग रहा है कि शादी में कहते हैं जीजा और फूफा, ये दोनों जो होते हैं उनको संभाल ले तभी चल पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जीजा फूफा को नहीं संभाल पा रही है। अभी पता नहीं कितने जीजा फूफा इधर के उधर होंगे, मगर आम आदमी पार्टी सब चीजों से परे है। वो अपना एक ही मिशन लेके चलती है कि लोगों के काम कैसे होने हैं, लोगों के काम कैसे आना, इस पर विश्वास है। चलिए हम पांडे जी के पास चलेंगे। लेकिन आशीष दुबे जी, आशीष जी, जो जिस तरह से चल रहा है, जैसा कि पहले था कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा इनके दूसरे दलों के बड़े नेताओं को तोड़ेगी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का टूट जाना अचानक, जो मौर्य समाज के जो काफी अच्छे मतदाता है वहां, उनके एक चेहरा भी हुआ करते थे, कितना नुकसान बीजेपी को होगा और कितना फायदा सपा को होगा? देखिए, ऐसे वक्त में जबकि ओबीसी की राजनीति एक नया वो चल रहा है, पिछड़े वर्ग और दूसरे तबकों को अधिकार देने की, आरक्षणों की बात चल रही है, तो उस वक्त में जब एक चेहरा इस तरह से रूलिंग पार्टी से अलग होता है तो निश्चित तौर पर रूलिंग पार्टी को अपना फिर से सारे गणित और गोड़ा भाग करने पड़ेंगे। हालांकि बीजेपी से एक ट्वीट भी किया गया है अभी दोपहर को कि उन्होंने उसमें जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको सूरज बताया है और स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो ट्वीट हुआ है। तो गौरव भाटिया का ट्वीट है वो। तो देखिए, बीजेपी अब कोशिश करेगी वहां पर कि ये जो डैमेज होता है, जो भी उनका प्रभाव क्षेत्र है या जिससे बीजेपी को डैमेज हो सकता है, वो अपने दूसरे जो उनके डिप्टी सीएम है उसके जरिए उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो तात्कालिक नुकसान होगा, और चूंकि चुनाव के 20-25 दिन पहले हुआ है, नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं, उस वक्त हुआ है, तो बीजेपी को इसकी भरपाई करने में बहुत परेशानी होगी, नए सिरे से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरी बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना जो है वो बीजेपी में बहुत समय से जो अंदर ही अंदर एक उत्तर प्रदेश के में जो आती है बातें कि वहां पर कुछ अनरेस्ट है वहां पे विधायकों में। कुछ महीनों पहले भी आए थे, बहुत सारे विधायकों ने तत्काल वो सरकार के प्रति जो है नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकमान को से कांटेक्ट किया था। तो ये सब उस चीजों की परिणति है। और जो 4 साल 4.5 साल जिस तरह से वहां पर सरकार चली है, और अगर उस एन वक्त पर अगर 3, 4, 5 लोग भी टूट रहे हैं, तो देखिए सपा से या बसपा से या कांग्रेस से कोई भाजपा में चला जाए वो एक ठीक है, वो माना जाता है। लेकिन रूलिंग पार्टी से जिसके पास प्रचंड बहुमत का दावा है, बड़ा कॉर्डर है, अनुशासन है, साधन संपन्न सब चीजों में जो चीज पार्टी आगे है, वहां से जाने में स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो लोग जाएंगे तो एक गलत संदेश जो है वो जाएगा उस पार्टी के प्रति। तो बीजेपी को इसको बहुत समझदारी से अगर बीजेपी इसको कर पाई तो ठीक है, वरना ये चीजें जो है नुकसान देंगे। दूसरा, यूपी में देखिए कि हर बार सरकार बदल रही है, लगातार पिछले 3 दशक से ट्रेंड चल रहा है। तो उस वक्त में क्योंकि अब ये चीजें साफ होती चली गई हैं कि यूपी में सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी में ही है। बाकी जो दल हैं वो अपनी अपनी भूमिका को बचाने के लिए या साबित करने के लिए ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ये समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा एक फायदा होगा, एक साइकोलॉजिकल उनको एक लीड मिलेगी इससे। और ये सब चीजें आज तब हुई है जब आज शाम को भाजपा की चुनाव समिति भी उत्तर प्रदेश के
कैंडिडेट के बारे में फैसला करने बैठ रही है। तो ये अलार्मिंग है भाजपा के लिए, और ये बताता भी है कि पिछले 3-4 सालों में सब कुछ उतना ठीक नहीं था जितना बताया गया। बिल्कुल, पांडे जनाब पास आ रहे हैं, लेकिन मुलायम जी से एक सवाल कर लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। जो मिराज जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा था कि जो अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए जो उन्होंने बयान दिया था, मैं तो वो बयान नहीं कहूंगा क्या दिया था, मिराज जी ने कहा है, आपने सुन लिया होगा। मुलायम जी, क्या उस पे आप कहेंगे, स्वामी प्रसाद जी अब आपके दल में आ रहे हैं, आपने खुद ही कहा कभी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी, क्या उन अल्पसंख्यकों से जो आहत हुए हैं उनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी से किसी भी तरह से उसका खंडन करेंगे, या जैसा कि विराज जी कह रहे हैं कि क्या माफी मंगवाएंगे? मुलायम जी। देखिए, मिराज जी तो अभी तक कुछ नहीं बोलते थे जी, ठीक है। जो बात इन्होंने कही कि जैसे भाजपा और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, और ये वही करते हैं जो भाजपा चाहती है। भाजपा को सत्ता में बैठाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है, और आप पहली मोदी जी की उठा के देख लीजिए 2014 के चुनाव में तो लगभग 75% के आसपास कांग्रेसी ही सांसद होकर बीजेपी से दिल्ली पहुंचे थे। तो मिराज जी आज तक कुछ नहीं बोल रहे थे, मिराज जी अब इस पर बोलने आए हैं। वो कहीं ना कहीं एक एज देना चाह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात कर रहे थे माननीय आजम खान साहब की, ये एकदम क्लियर है कि आजम खान साहब के साथ पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। अब इनको जानकारी ही नहीं है कि आजम खान साहब के लिए क्या क्या पार्टी ने नहीं किया है, जिसकी ये बात कर रहे हैं। अब आपने ही कहा कि कानून है, कुछ कोर्ट में सारी चीजें चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, और पूरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देखरेख में लगातार चल रहा है, उस पर लगातार विचार विमर्श होता रहता है। बाकी इसके अलावा और इनके पास कुछ है नहीं। आपने कहा 75% लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है साहब मुलायम जी। अगर बीजेपी को स्पेस दे रही होती तो मुख्य विपक्षी दल नहीं होते, समाहित हो जाते। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं कि उठा के आप देख लीजिए, जो पहली सदन थी 2014 वाली, लगभग 75% जो सांसद थे वो कांग्रेस के ही थे। कहां, बीजेपी में? कोई ऐसी बात नहीं है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी है उत्तर प्रदेश, जी हाँ, बीजेपी में। और उठा के आप लगातार देख लीजिए, अभी भी बहुत सारे कांग्रेस के सांसद हैं जो बीजेपी में हैं, और लगातार बीजेपी से इस बार भी सांसद हुए हैं। अभी भी बीजेपी के कांग्रेस की ही विधायक है, 7 विधायक इनके पास टोटल थे, और 7 में से एक जो अभी टूट के जल गए वो भी इन्हीं के साथ गए। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। आपके भी 4 विधान परिषद के गए हैं टूट के। देखिए, आप 4 हमारे तोड़ के ले गए हैं, ये इनके यहाँ तोड़ जोड़ की ही राजनीति चलती है, इसके सिवाय इनके पास कुछ होता नहीं है। जोड़ तोड़ की राजनीति करके ये अभी आप कह रहे थे कांग्रेस की गई है अदिति सिंह, आपके गए हैं तो आप उसमें उत्तर नहीं दे रहे। आपने कहा कांग्रेस की गई है अदिति सिंह, जो आपसे मैंने सवाल किया कि आपके भी 4 विधान परिषद सदस्य गए, उससे आप बीजेपी पे आ गए कि ये तोड़ मोड़ की राजनीति करते हैं। देखिए, विधान परिषद चुनाव का, देखिए विधान परिषद का चुनाव नहीं है, चुनाव विधानसभा का है, और मुख्यमंत्री विधायक बनाते हैं। आप इस बात को बहुत क्लियर जानते हैं। ये चुनाव सिर्फ और 403 विधायकों का है, ठीक है। तो इसलिए इस समय आप जो आज ये रखे हुए हैं, आप डिबेट रखे दल बदल, ये डिबेट रखने से पहले दल बदल के पीछे की वजह क्या थी? स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से सपा में जाना, बेसिक आपका जो मुद्दा था वो यही था। अब आप खुद सोचिए, जब आप टीवी चैनल पर स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से डिबेट करा सकते हैं, लगातार आप डिबेट करा रहे हैं और सारे चैनल्स पे लगातार डिबेट चल रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के राजनीतिक क्षमता की आंख यही से हो सकती है कि आपने अपना डिबेट ही रख दिया। और लगभग सारे चैनल्स आप देखेंगे आज उठा के उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में जो भी नेशनल चैनल्स हैं, सबके सब डिबेट कहां चल रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके। तो अगर ये कहें कि इनको डेंट लगा है बीजेपी को और वो इसको भर लेंगे, तो ये असंभव है, बड़ा डेंट है। और अभी देखते जाइए, इनके यहां से लगातार भगदड़ मची हुई है, कई सारे और विधायकों ने इस्तीफा दिया है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इनके यहां से जा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, फिर मैं वही कहूंगा कि इन्होंने जो आज से लगभग 3.5 साल पहले ओम प्रकाश राजभर जी ने जो आरोप बीजेपी पर लगाया था,
आप देखेंगे ये लगातार जो भी लोग आ रहे हैं बीजेपी से टूटकर, जो भी लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी छोड़ रहे हैं उनको सबको विधायक बनना है या सब चुनाव ही लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। फिर भी आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी आखिरी चरण तक, जो बीजेपी से नाराज लोग हैं, और नाराज नेता ही नहीं, नाराज जनता भी बहुत ज्यादा है। आप उठा के देखिए लगातार कैसे जूतों की माला पहनाई जा रही है। अभी उन्नाव में आपने देखा बीजेपी के जो विधायक है उनके साथ क्या हुआ। किसानों से आप पूछिए जाके कि खेतों के क्या हाल है, गेहूं लगातार चले जा रहे हैं, उसके लिए कोई इंतजाम इनके यहाँ नहीं है। लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश जो पहले मध्य प्रदेश, मुलायम जी कानून व्यवस्था में अलग चले, कानून व्यवस्था पे अलग बात कर लेंगे, कानून व्यवस्था पे अलग। पांडे जी आप कुछ कह रहे थे जब मुलायम जी अपनी बात रख रहे थे, और रहा सवाल तो वाकई में बड़ा डेंट है। और दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी भी इशारा कर रहे हैं जाने का। सवाल पाएंगे या कि आप खंडन करेंगे? जी मैं सबसे पहले तो थोड़ा समय दीजिए, सबको बारी बारी से मैं सारे लोगों का जवाब दे दूंगा। हमारे मित्र, सपा के मित्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है, तो मैं इस मित्र को बता देना चाहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री ही पिछड़ा है जी, इस देश का गृह मंत्री ही पिछड़ा है, इस उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पिछड़ा है, इस उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मंत्री पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, अनुचित है। इनको बता दें गृह मंत्री पिछड़ा नहीं है, पार्टी सिर्फ एक गृह मंत्री पिछड़ा नहीं है, विशेष को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है। गृह मंत्री पिछड़ा नहीं है, पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने पार्टी और सारे लोगों का, पांडे जी गृह मंत्री पिछड़ा नहीं है। वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों को साथ लेकर एक देश के नागरिक के नाते, इस देश के नागरिक के नाते जिसके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप कार्य करना और उसको सम्मान देने की जो व्यवस्था है वो मात्र भारतीय जनता पार्टी में है, जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। दूसरी बात, हमारी मित्र ने कहा कि गंगा में लाशें बह रही थी। साहब ये आप विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। WHO ने रिपोर्ट दी है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दुनिया में और भारत में सबसे बेहतर कोरोना प्रबंधन का हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी आऊंगा हमारे प्रीतपाल जी आऊंगा, उनकी बात आने दीजिए। 4.5 लाख जी आप बात पूरी करिए पांडे जी। हमारे आपके मित्र ने कहा कि 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख नौकरियां इन्होंने दी और 70 लाख का वादा था। साहब 4.5 लाख नौकरियां हमने सरकारी नौकरी दी और उसके बाद से अन्य संस्थानों में हमने लगभग 50 से 65 लाख नौकरियां दी है, जो जितना हमने वादा किया पूरा किया। और रही बात 70 लाख रोजगार देने की, तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। यदि सरकारी नौकरी रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है तो मैं कहता हूं कि इस देश का अंबानी भी बेरोजगार है, इस देश का अडानी भी बेरोजगार है। रोजगार जीवन जीने के साधन जो होते हैं और उसके लिए जो उपयोगी व्यवस्था हो सकती है, रोजगार उसको कहते हैं। 4.5 लाख सरकारी नौकरी और 65 लाख के करीब गैर संस्थानों में हमने नौकरी दी है। हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं आपको बता दूं, सपा और बसपा, सपा और कांग्रेस ये वही लोग हैं। आप देखेंगे 2014 से पहले के देश के परिदृश्य को, तो देश में जो 2G होता था, 4G होता था, जीजाजी होता था, इस सबके इसमें मुख्य व्यवस्था के रूप में कांग्रेस और उसके सहयोगी के रूप में सपा, बसपा और कम्युनिस्ट हुआ करते थे। तो ये सारे लोग जो जिनका रोजगार छिन गया है, जिनके जीजाजी जेल में जाने वाले हैं, जिनका 2G खुला, जिनका 4G खुला, ये सारे लोग भयभीत हैं, परेशान हैं कि कैसे 14 से और 22 हो गया, 24 आने वाला है। इस देश में कैसे भाजपा को उखाड़ फेंका जाए, परंतु इस देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्म से, वचन से, व्यक्तित्व से जनता के बीच में विश्वास पैदा किया है। और इसका नतीजा यह है कि 14 जीते, 17 जीते, 19 जीते और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि 22 भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन बिखराव हो रहा है, बिखराव हो रहा है पांडे जी। जी बिल्कुल, कुछ मैं
मैं पुनः इस बात को बड़े जिम्मेदारी पूर्वक स्वीकार करता हूं कि कुछ लोग असंतुष्ट है, उस असंतुष्टों को मनाने का, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हमारी विचारधारा सैद्धांतिक रूप से वो वास्तव में हमारे साथ है तो हमारे साथ रहेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जाए उनका, देखिए यदि कोई व्यक्ति कोई भी दल छोड़ता है तो उसका निजी मामला है, उसका व्यक्तिगत मामला है। यदि कोई आरोप लगाता है तो हम उसकी जांच करेंगे, उसकी व्यवस्था को देखेंगे, और यदि कहीं हमसे गलती हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। परंतु जी भारतीय जनता पार्टी का जनता में विश्वास है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता में विश्वास है, और वो जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और हम उत्तर प्रदेश की जनता में अपना विश्वास जीतने के लिए जन विश्वास यात्रा लेके गए थे। अपोहार जन समर्थन, वो जन समर्थन जो जन सैलाब निकला था, और पुनः 10 मार्च को वो जन सैलाब वोट में तब्दील होकर भारतीय जनता पार्टी की पुनः एक बार सरकार बनेगी। चलिए पांडे जी, मुलायम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम आते हैं प्रीतपाल जी, बार बार कुछ, विराज जी आपके पास भी आते हैं। प्रीतपाल जी, आप जब पांडे जी अपनी बात कह रहे थे आप उसमें कुछ प्रत्युत्तर देने वाले थे। इन्होंने अपने ही गृह मंत्री को पिछड़ा कह दिया, इन्होंने वेव में आकर, क्योंकि ये उस पार्टी से आते हैं कि ये लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कैसे? अगर आपने देखा होगा, कैसे आप, थोड़ी आवाज आपकी गूंज रही है प्रीतपाल जी। मेरी आवाज गूंज रही है, ये आप ही के पास तरफ से है, मेरे तरफ से तो नहीं है फिलहाल, मेरे पास से कुछ जी मेरी आ रही है, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही। हाँ, मैंने ये कहा कि इन्होंने गाँव में आकर अपने ही एक जो केंद्रीय मंत्री उनको कह दिया ये पिछड़े हैं। इन्होंने एक बात कही कि ये योगी आदित्यनाथ जी को WHO ने क्लीन चिट दी थी और कहा था कि इन्होंने बड़ा अच्छा कोरोना काल में काम किया। तो आपको भी पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, और ये जब बात मीडिया में गई तो तुरंत WHO ने इस ट्वीट को वापिस भी ले लिया था। उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर इन्होंने कोरोना का कहा कि कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम ही, बहुत घटिया काम किया। उनकी 9/11 के लिए सिलेंडर नहीं है, और जब उसकी जनता जानती है, जनता जनार्दन सब जानती है क्या खेल चल रहा उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लोग जब मर गए तो शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं दे पा रही थी आपकी योगी आदित्यनाथ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि झूठ का पुलिंदा जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ की बात वहां की बात, इधर की बात उधर की बात करने में बहुत माहिर है लोग, ये लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर है। ये तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की जो आबादी है वो 130 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ की है, और 15 करोड़ लोगों को उन्होंने मुफ्त का राशन दे दिया। आगे आने वाली होली तक का ये मुफ्त का राशन 24 करोड़ भी अगर मान ले तो 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ की आबादी को ये राशन दे रहे हैं मुफ्त का। और बताओ कि उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने राम राज में ले आए, राम राज में क्या सब भूखा खाने के लिए बैठे हुए? राम राज में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे, क्या राम राज यही होता है कि 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ की आबादी मुफ्त का राशन लेने के लिए लाइन में खड़ी है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पे पिछड़े नेताओं की कोई इज्जत नहीं होगी, भूमि पूजन होता है, तो पिछड़ा नेता जो मुख्यमंत्री है उनको दूर बैठाया जाता है। और वही पिछड़ा नेता जो था, जो कलराज मिश्र ने और लालजी टंडन ने मंच के ऊपर से हाथ झटक लिया 2017 में, हम आप सबने लिखा था। हो चुकी है प्रीतपाल जी, आपने मुख्यमंत्री को उन्होंने नहीं कहा, प्रीतपाल जी आने लगा है, उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है कि पिछड़ा वर्ग से हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं कहा। आपने कहा मुख्यमंत्री को भी उन्होंने कहा भाई नहीं, मुझे जो पांडे जी ऑडियो को बैक करके देखेंगे, इन्होंने अमित शाह जी को भी कहा है। हाँ, मैंने संशोधन किया है, मैंने संशोधन किया है। जैन समुदाय से आते हैं, इस देश का जैन समुदाय क्या भावना है? जैन समुदाय में आता है। देसी कांग्रेस में बनाया गया कौन है? इस देश का संगठन कौन है? बौद्ध ईसाई पार्टी है, नौकरी दिलाने वाली पार्टी है ये जी। चलिए प्रीतपाल जी, मिराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मिराज जी, संक्षेप में, थोड़ा समय कम है जी। मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं कि कोरोना काल में जो है योगी आदित्यनाथ जी विश्व के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हुए,
तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री वैक्सीन लगानी थी, वो जब वैक्सीन लगवानी थी और जब योगी आदित्यनाथ जी को अस्पताल जाना था तो वो कांग्रेस द्वारा बनाए गए SGPGI गए थे जी, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो वहां से बैठ के झूठ बोल रहे थे कि सारी जो है व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और लोग यहाँ मर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अलावा झूठ बोलने के कोई और काम नहीं करते हैं। इन्होंने पिछड़ों के नाम पे चुनाव लड़ा था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछला चुनाव आपने पिछड़ों के नाम पे लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री आपने बनाया ठाकुर अजय सिंह बिष्ट को। आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आपके संग में कितने पिछड़े लोग हैं? रखा था, ये पूरा देश जानता और देश के सामने आएगा। कितने साबित हुए? झूठ बोल रहे हैं आप। अब नहीं चलेंगे, इस देश में विकास चलेगा। अब जीजा जी जेल जाएंगे, दीदी जी जेल जाएंगी, अब ये देश विकास पे चलेगा। भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं हम। पांडे जी, मुलायम जी, विराट जी मुद्दे से भटक रहे हैं। झूठ बोलते हैं। मुद्दा दल बदल का खेल है, मुद्दा हमारे साथ आशीष जी है। आशीष जी, ये कितने दूर तक ये मुद्दा जाएगा? और हमें लगता है कि जैसे अभी हमें जो खबर मिल रही कि दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निकटस्थ थे, वो भी इशारा दे रहे हैं जाने के लिए। कि नए जो दृश्य हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि जो है कुछ समय पहले तैयार हुई थी। वो सही जो लोग जा रहे हैं वो सही कारणों से जा रहे हैं या किसी राजनीतिक लाभ की वजह से जा रहे हैं, ये चीजें आगे आने समय में स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो अंदर जो प्रबंधन है उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी के मन में, काफी लोगों के मन में कुछ न कुछ शिकायतें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो बहुत व्यापक संदर्भों में, व्यापक अर्थों में अर्थ वाला चुनाव है। तो उसके बीच में जब इस तरह की जो ये नए घटनाओं, क्योंकि 7 चरणों में वो चुनाव होना है, तो ये मान के चलिए कि हर चुनाव के चरण में के पहले इस तरह के जो मुझे लगता है आशीष जी की टिकटों के बंटवारे तक ही आना जाना होगा जी, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन टिकटों का बंटवारा चूंकि चुनाव 7 चरण में चलेगा, तो हर चरण के बाद जो उसकी डेडलाइन होगी उस हिसाब से टिकट, मुझे नहीं लगता कि एक बार में सारे टिकट कोई भी पार्टी दे पाएगी। और बीजेपी के लिए टिकट देना मुश्किल होगा, क्योंकि जो नया संदर्भ बना है, और समाजवादी पार्टी को भी टिकट बांटना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को, दलों को, नेताओं को शामिल किया है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को भी टिकट संघर्ष करना पड़ेगा अंदरूनी तौर पर। तो जब इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो जो दूसरे दल हैं वहां पे लोगों के आने और जाने के दरवाजे भी खुलेंगे। तो इस स्थिति में ये चुनाव जो है, आज जो एक मैसेज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ निकला है, वो यही बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो इस तरह की पूरी एक कथा और पटकथा के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन चलते चलते पांडे जी ये जरूर है कि जिस तरह रूलिंग पार्टी से जाना और समाजवादी पार्टी से आपके इधर नहीं आ रहे, ये संकेत अच्छे नहीं है पांडे जी। मुलायम जी, समय समाप्त हो गया, फिर चर्चा कर लेंगे, कल चर्चा कर लेंगे हम लोग, और बहुत सारे मुद्दों पे बैठते रहेंगे। पांडे जी, संकेत अच्छे नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका अपना अमूल्य समय दिया। मुलायम जी आपका, प्रीतपाल जी आपका, और मिराज वली जी आपका, हमें विशेष समय दिया, अमूल्य समय दिया। अंत में आशीष जी आपका भी, कि आपने भी अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद बड़ा सियासी घटनाक्रम घटा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं अगर मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी को अलविदा कहकर सपा में शामिल होते हैं, तो फिर इसका बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान और समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। हालांकि अहम बात यह है कि जनता चुनावी जंग में इस दल बदल को किस तरह से लेती है और वो किसे अपना मत देकर उसकी सरकार बनाती है। 10 मार्च को देखना दिलचस्प रहेगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे। शिक्षा सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।